कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन का दूसरा वीडियो। पार्ट 1 बन चुका है प्राकृतिक संसाधन का। आज है दूसरा वीडियो। पार्ट 1 में अब पढ़ चुके हैं कि मृदा किसको कहते हैं, भूमि संसाधन किसको कहते हैं और मृदा का निर्माण कैसे हुआ, समझे बात को। और उसमें एक मृदा पढ़ चुके हैं हम लोग, जलोढ़ मृदा। तब जलोढ़ मिट्टी पढ़ चुके हैं जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोला जाता है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, देखिए। आशा करते हैं आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे। जल्दी चलना भाई। देखिए, काली मृदा पढ़ेंगे तो ब्लैक सॉइल बोला जाता है। देखिए इधर, काली मृदा कहते किसको है, पहली बात तो ये। देखिए काली मृदा किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। काली मृदा को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग काली मृदा को बोलते हैं ब्लैक सॉइल। क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है। काली मृदा है तो क्या चाहिए होगा, रंग काला ही होगा। पहली बात तो जो इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण, है ना। अब पूछेगा कि काली मृदा काला क्यों होता है भाई, तो इसमें क्या उपस्थित रहता है, एल्युमिनियम, है ना, और लौह यौगिक मौजूद रहता है, जिसके कारण से ये क्या रहता है, ये है ना, काला रहता है। क्या रहता है ये, है ना, कौन सा, ब्लैक सॉइल जो रहता है क्या रहता है, ब्लैक रहता है। किसके कारण से, है ना, एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण। किसके कारण, एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण जो है ये क्या रहता है, काला रहता है। समझे बात। तो काली मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है। काली मृदा का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है एल्युमिनियम और लौह यौगिक रहता है। क्या रहता है, एल्युमिनियम और लौह यौगिक रहता है। कोई दिक्कत, यहाँ से भी तो सवाल उठ सकता है कि काली मृदा का रंग काला किस कारण से होता है। काली मृदा का रंग काला किस कारण से होता है, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम और लौह यौगिक रहता है, इसीलिए उसका रंग क्या होता है, काला रहता है। इतना बात क्लियर हुआ सबको, बताइए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यह जो है कपास की खेती के लिए, यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। मतलब जो है काली मृदा जो है किसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो कपास की खेती के लिए। किसके लिए, कपास की खेती के लिए, है ना। ये जो कपास की खेती के लिए जो है ब्लैक सॉइल वेस्ट सॉइल है। कपास को क्या बोलते हैं पता है, कपास को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉटन। देखिए कोई दिक्कत, बताइए। कपास की खेती के लिए जो है काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। तो बोलेगा क्या कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, तो कपास की खेती के लिए, है ना। ऑप्शन में रहेगा तो कपास मार दीजिएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए, जिस कारण इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन रेज हो गया कि काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम है काली कपासी मृदा। क्या नाम है, काली कपासी मृदा। काली, है ना, कपासी, है ना, क्या, काली कपासी मृदा, है ना, काली कपासी मृदा। समझे बात को। इसका दूसरा नाम क्या है, काली कपासी क्या, मृदा। कोई दिक्कत, है ना। इसमें जो है कपास का खेती बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है ना, काली कपासी मृदा। क्या बोला जाता है, काली कपासी मृदा। समझे बात को, कोई दिक्कत। तो काली कपासी मृदा किसको बोलते हैं, क्लियर है, बोलिए हाँ कि ना, बताइए क्लियर है बात ये, तो समझ गए, है ना। काली मृदा को क्या बोलते हैं, काली कपासी मृदा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काली कपासी मृदा बोला जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। काला मृदा जो है ना, ब्लैक सॉइल को जो है हम ब्लैक सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लौह यौगिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम और लौह यौगिक पाया जाता है। काली मृदा जो है किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो कपास की खेती के लिए। किसके लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसीलिए जो हम इसको क्या कहते हैं, काली कपासी मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काली कपासी मृदा बोलते हैं। तो ये तीन बात क्लियर हो गया, दिक्कत, बताइए। ब्लैक सॉइल में तीनों बात क्लियर हुआ, बोलिए हाँ कि ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, फैला हुआ है। ये जो काली मृदा है आपका जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे क्या फैला हुआ है ना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे
फैला हुआ है। समझे बात को? 6.4 करोड़, 6.4 हेक्टेयर, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे क्या है ये फैला हुआ है। कोई दिक्कत? बताइए काली मृदा के बारे में कितना फैला हुआ है ये, है ना? 6.4 करोड़। कहाँ फैला हुआ है? भारत का बात हो रहा है। कहाँ का बात हो रहा है? भारत का बात हो रहा है। इतना बात क्लियर है? बताइए आगे देखिए। जो जो खास तौर पर दक्कन के अलावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। ये भी बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है ना, ध्यान देने वाला बात क्या है कि कौन कौन सा जो है ना, क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहले बात तो जो है दक्कन का लावा प्रदेश, है ना, दक्कन का लावा प्रदेश में पाया जाता है ना, महाराष्ट्र में पाया जाएगा, गुजरात में पाया जाएगा, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। कोई दिक्कत? ये सारा जगह का नाम आपको क्या करना है, याद करना है। दक्कन का लावा प्रदेश महाराष्ट्र में पाया जाएगा, दक्कन का लावा प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो भारत में जो है कितना एरिया में फैला हुआ है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर, है ना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। कोई दिक्कत? बताइए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं, आगे देखिए, है ना। ये सारे राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण जो है मूल शैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण जो है कैसे होता है, जो मूल शैल है, पेरेंट रॉक इसको बोला जाता है ना, मूल शैल एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के लावा के विघटन से होता है। ठीक है, इस मृदा का स्थानीय नाम क्या है, रेगुर है। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेगुर सॉइल, है ना। क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। किसको? ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। समझे बात को? ब्लैक सॉइल का तीसरा नाम हो गया ये, है ना। दूसरा नाम क्या था? काली कपासी मृदा। क्या है? काली कपासी मृदा। तो बोला जाएगा निम्नलिखित में से किसे काली कपासी मृदा कहते हैं? बता दीजिएगा कौन सा काली मृदा, है ना। और निम्नलिखित में से किसे रेगुर मृदा कहते हैं? तो ये भी बता दीजिएगा क्या, काली मृदा। ठीक है, बताइए भारत में जो है काली मृदा कितने रूप में विस्तृत है, कहाँ विस्तृत है ना, कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है ये विस्तृत है। दिक्कत? काली मृदा जो है कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है, यही बता दीजिएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कोई दिक्कत? काली मृदा का जो निर्माण कैसे होता है, मूल शैल एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से। समझे बात को? ऐसे क्या होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि इस मिट्टी का सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है ना। नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है इसमें? अत्यधिक होती है। ये क्या है, इसकी विशेषता है। क्या है? ये विशेषता है, गुण है। समझे बात को? इस मिट्टी में जो है नमी धारण करने की विशेषता क्या होती है? अधिक होती है, नमी। समझे बात को? मॉइस्चर ये जल्दी क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है ना। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ मृदा कैल्शियम, यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है। मतलब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ये तो पहला तत्व कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा इसमें, है ना। मैग्नीशियम पाया जाएगा, पोटास पाया जाएगा, चूना पाया जाएगा। कोई दिक्कत? ये सारे जो है पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो बोलेगा जो है ना, एग्जाम में आ जाएगा लिखने के लिए कि मृदा पे, काली मृदा पे संक्षेप विवरण करें, तो ये बता दीजिएगा इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पहला क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम के बाद पोटास और चूना। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे जो पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। समझे बात को? कोई दिक्कत? इसका विशेषता ही पता चल गया कि ये नमी धारण ज़्यादा कर सकता है ना। इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है ना। कोई दिक्कत? नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है। किंतु फास्फोरस की कमी रहती है ना। अब बोलेगा कौन सा तत्व की कमी रहती है काली मृदा में? तो फास्फोरस। कौन सा तत्व? फास्फोरस तत्व की क्या होती है इसमें? कमी होती है। कोई दिक्कत? फास्फोरस तत्व की क्या होती है इसमें? कमी होती है। और कौन कौन से तत्व ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। कोई दिक्कत? आगे देखिए, शुष्क या गर्म मौसम में इसमें ना दरारें पड़ जाती है, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है। समझे बात को? शुष्क या गर्म मौसम में, जब गर्मी का मौसम आता है, समझे बात को, इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है, जिससे अच्छी तरह से वायु को क्या होता है? मिश्रण हो पाता है। तो दिक्कत? किंतु गीली होने के साथ ही यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। कैसी हो जाती है?
चिपचिपी, अगर इसको गीला कर दिएगा तो कैसा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। समझे बात को, जिसे जोतना संभव नहीं हो पाता है। अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही इसे क्या कर दिया जाता है, जुताई कर दिया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी डाल दिएगा तो ये चिपचिपा हो जाएगा, इसीलिए इसके कारण क्या किया जाता है, मानसून का पहला बौछार में ही क्या किया जाता है, इसका क्या कर दिया जाता है, जुताई कर दिया जाता है। नहीं तो फिर बाद में कीजिएगा, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो जुताई करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। जुताई मतलब समझते हैं ना, हार्वेस्टिंग। देखिए देखिए क्या बोल रहा है आगे, कम वर्षा है ना क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के कपास की खेती के लिए जो है यह मिट्टी उपयुक्त है। समझे बात, तो क्या बोल रहा है कि कम वर्षा के क्षेत्रों में भी जो है अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए क्या है, मिट्टी उपयुक्त है। मतलब इसका ज़्यादा सिंचाई या ज़्यादा इसका इरिगेशन नहीं कीजिएगा ना, है ना, ज़्यादा इसका इरिगेशन भी नहीं कीजिएगा तो क्या करेगा, है ना, कपास की खेती के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। समझे बात को, कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण भी इसमें सिंचाई नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, है ना, मिट्टी क्या उपयुक्त है, किसके खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त यह मृदा जो है गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। कोई दिक्कत है ना, ये जो मृदा है कपास के अलावा और कौन कौन सा चीज़ का खेती कर सकता है, तो गन्ना का, प्याज का, गेहूं का, है ना, बहुत सारे फल का। समझे बात को, कोई दिक्कत, इतना बात क्लियर हुआ, बोलिए इतना बात क्लियर है। तो पहला है ना, मानसून का प्रथम बौछार में इसका क्या कर दिया जाता है, जुताई कर दिया जाता है। कोई दिक्कत, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए इतना बात क्लियर है, बताइए। इस मिट्टी का विशेषता बताइए क्या है, काली मृदा का विशेषता क्या है, ये जो है नमी धारण कर सकती है ना, नमी धारण करने की क्षमता इसमें क्या होती है, अत्यधिक होती है। कौन से पौष्टिक तत्व इसमें पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। कौन सा तत्व कम पाया जाता है, तो फास्फोरस की कमी होती है। किसमें कैसी कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। इसमें जो है गर्मी का मौसम में दरार पड़ जाता है, जिससे वायु का मिश्रण जो है अच्छी तरह से होता है। इसको ज़्यादा गीला कर दिएगा तो चिपचिपा हो जाता है, और जोतना क्या होता है, असंभव हो जाता है। ठीक है, अब मानसून के प्रथम बौछार से ये क्या होता है, जुताई हो जाता है, यानी इसका टीलेग हो जाता है। समझा, जुताई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीलेग बोलते हैं, है ना। कम वर्षा क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे कम वर्षा होता है वहाँ ऑक्सीकृत तो होगा नहीं, है ना। अत्यधिक ऑक्सीकृत, इसमें क्या है, अत्यधिक ऑक्सीकृत होता है ना, जिसके कारण से इसमें बिना सिंचाई का भी कपास का खेती कर सकते हैं। कपास के अलावा किस चीज़ का खेती कर सकते हैं, गन्ना, प्याज, गेहूं, फल, है ना, गन्ना, प्याज, गेहूं और फल का खेती इसमें कर सकते हैं। कोई दिक्कत, आगे देखिए, है ना, लाल एवं पीली मृदा। काला मिट्टी जो वाला है ना, सारा चीज बात क्लियर रखिएगा, है ना। काली मृदा का जो है A to Z बात क्या रखिएगा, आप क्लियर रखिएगा तब अच्छा होगा। समझे बात को, काली मृदा का जो है A to Z बात क्या रखना है आपको। देखिए, लाल या पीली मृदा, लाल लाल क्या, पीली मृदा, लाल या पीली मृदा कहते किसको है, देखिए तो जो है रेड सॉइल और येलो सॉइल इसको बोले जाते हैं, है ना। रेड और येलो, रेड और क्या, येलो सॉइल इसको बोला जाता है। देखिए, इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार अगण्य चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। तो देखिए कोई दिक्कत, तो इसका विकास कौन सा क्षेत्र में होता है, प्रायद्वीपीय पठार, है ना। प्रायद्वीपीय का पठार, पठार का कौन सा भाग, पूर्वी एवं दक्षिणी भाग। पूर्वी एवं दक्षिणी भाग का भी कौन सा भाग, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम वर्षा होता है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहाँ पे जो है इस प्रकार का मृदा क्या होता है, निर्माण होता है। कोई दिक्कत, है ना। इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या चीज की मात्रा होता है, लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना। लाल मृदा का जो है लाल रंग की होता है, क्योंकि इसमें जो है लोहांश की मात्रा रहती है। जलयोजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है ना। और मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस, रवेदार अगण्य चट्टान के विघटित एवं रूपांतरित होने से बनी है। समझे बात को, क्या चीज होने से बनी है, रूपांतरित होने से बनी है। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है ना। मतलब इसका विस्तार कितना, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे पाया जाता है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे क्या पाया जाता है, का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
ना उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार के क्षेत्र में पाया जाता है ये। ठीक है, जैव पदार्थ की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इसमें जो है जैव पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है, इसीलिए ये जो है जलोढ़ मृदा और काली मृदा के जो है अपेक्षा में क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसमें अगर फर्टिलाइजर डाल दिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है ना। क्या, कौन कौन से, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और तंबाकू जैसे फलों का इसमें क्या किया जाता है, उत्पादन किया जा सकता है। समझे बात को, अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छा रहेगा तो दिक्कत। तो लाल एवं पीली मृदा क्लियर हुआ ना, बात क्लियर है। लाल एवं पीली मृदा कहाँ पाया जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वी दक्षिणी हिस्से। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ, पूर्वी दक्षिणी हिस्से में, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। समझे बात को। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ग्रेनाइट, नीस, है ना, ग्रेनाइट और नीस जैसे रवेदार अग्न्य चट्टान से विघटित एवं रूपांतरित होने से ये बना है। ठीक है, भारत का कुल कृषि भूमि कितना पे कवर किया है ये, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे कवर किया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, ये सब जगह पाया जाता है। इसमें जो है जैव पदार्थ की कमी होती है, इसीलिए ये जो है जलोढ़ मृदा और काली मृदा के मुताबिक जो है ये कम क्या होता है, उपजाऊ होता है। लेकिन इसमें जो है खाद डाल के जो है ना, उर्वरक डाल के इसकी उत्पादकता क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किस चीज़ की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू। अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छा रहेगा तो ये सब काम, इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं। तो दिक्कत, इतना बात क्लियर हुआ, बोलिए हाँ कि ना। आगे देखिए, लेटराइट मृदा देखिए, लेटराइट मृदा देखिए। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर, है ना, शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। क्या होता है, ईंट होता है। लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा से बना है, ग्रीक भाषा लेटर से बना है। कैसे बना है, लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। इस प्रकार की मिट्टी के विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। जहाँ तापमान भी अधिक होगा और जहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक वर्षा भी होगा, उस क्षेत्र में जो इस मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर है ना, 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अप्रदित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। इस बात को, जहाँ पे जो है ज़्यादा भारी बारिश होती है और ऊंचे सपाट अप्रदित सतहों पर यह मृदा क्या पाया जाता है। यह मृदा तीव्र, है ना, निछालन ना का परिणाम है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीव्र निछालन, जिसको लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, जिसके कारण से जो है इसमें ह्यूमस का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझे बात को। बताइए ह्यूमस किसको बोलते हैं, बताइएगा, ह्यूमस किसको बोलते हैं, बताइए ह्यूमस किसको बोलते हैं, बताइए ह्यूमस किसको बोलते हैं। ह्यूमस आपको बताए थे, है ना। तो ह्यूमस जो है पौधे और जानवरों के अवशेषों का जो रहता है, हिस्सा जो रहता है, मिट्टी में पाया जाता है ना, सड़ा गला हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो ये जो ह्यूमस क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, किसके कारण, निक्षालन के कारण। किसके कारण, निक्षालन के कारण। निक्षालन क्या है, निक्षालन एक प्रक्रिया है जिसमें जो है ना, पानी अपने साथ घुलनशील पदार्थों क्या लेता है, बहा ले जाता है। यानी जो है ज़्यादा बारिश होता है तो लेटराइट मिट्टी में जो है पानी क्या करता है, अपने साथ घुलनशील पदार्थों क्या लेता है, बहा ले जाता है, जिससे ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाता है, इसमें कमी हो जाती है। ह्यूमस की क्या होती है, कमी हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, निक्षालन बोलते हैं। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, जिसमें निक्षालन तीव्र गति से होता है, जिसके कारण ह्यूमस की मात्रा नगण्य हो जाती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जब ज़्यादा टेम्परेचर इसको मिलता है तो इसमें जो अच्छा बैक्टीरिया रहता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है ना। इसमें अपक्षय होता है तो जो क्या होता है, इसका जो लेटराइट मिट्टी क्या होता है ना, कठोर हो जाता है। एल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। एल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अन्य उर्वरकों का प्रयोग करके इसका क्या कहते हैं, उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, है ना, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो दिक्कत, इतना बात क्लियर हो, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी का क्या होता है, विस्तार तुमको देखने को मिलेगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीकी के सहारे
चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। कोई दिक्कत बताइए यहाँ की ना, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना? तो बोलेगा कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चाय एवं कहवा का उत्पादन किस तकनीक के मदद से किया जाता है? तो मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, है ना, मृदा संरक्षण तकनीक से किया जाता है। समझे बात को? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा मृदा में क्या होता है? काजू की खेती होती है। कैसी खेती होती है? काजू की खेती होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। इतना बात क्लियर हुआ? लेटराइट सॉइल किसको बोलते हैं? लेटराइट सॉइल जो है ना, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा लेटर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट होता है। क्या होता है? ईट होता है ना। कितने हेक्टेयर भूमि फैला हुआ है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे फैला हुआ है। इसमें निच्छालन की प्रक्रिया के कारण हुमस की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। निच्छालन की प्रक्रिया क्या है? इसमें जो है पानी अपने साथ घुलनशील पदार्थों को क्या ले जाता है? बाहर ले जाता है, जिसके कारण ह्यूमस की मात्रा इसमें क्या होती है? कम हो जाती है। और ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण इसमें जो है ना, अपघटित बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। समझे बात को? तो दिक्कत कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये? तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ? और ये जो है मृदा संरक्षण के मदद से चाय और कहवा की खेती होती कहाँ पे? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में। समझे बात को? कोई दिक्कत? और जो है इसमें काजू की खेती होती है। क्या चीज़ की खेती होती है? काजू की खेती होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, है ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। समझे बात को? आगे देखिए, मरुस्थलीय मृदा। देखिए देखिए मरुस्थलीय मृदा किसको बोलते हैं? इसको सैंडी सॉइल भी बोलते हैं। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्ष, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा कम कम बारिश होता है, तापमान क्या होता है? अधिक होता है ना। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी क्या होती है? कम होती है। इस मृदा में संस्तरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है ना। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? बात याद रखिएगा, है ना। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब। इसमें जो है वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें कैची का वनस्पति और उर्वरक खनिज का क्या होता है? अभाव पाया जाता है, जिसके कारण से ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक रहेगा, है ना, इरिगेशन फैसिलिटी हम इसको देंगे, तो इसका जो है हम क्या कर सकते हैं? कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन कर सकते हैं। कोई दिक्कत बताइए? कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल। देखिए इस प्रकार मृदा प्राय पर्वतीय, है ना, और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पर्वतीय मृदा नाम ही है, तो कहाँ पाया जाएगा? पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, है ना। जहाँ क्या पाया जाता है? पर्याप्त वर्षा और वन। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। जटिल एवं क्या होती है? विविधता वाली होती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। समझे बात को? नदी घाटी में कैसा रूप में पाया जाएगा? जलोढ़ मृदा के रूप में पाया जाएगा। और ऊंचे भागों में कैसे पाया जाएगा? मोटे कणों के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, पर्वतीय भागों में प्राय भूआकृति वनस्पतिक, है ना, वानस्पतिक जल विवेक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यह एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। समझे बात को? हिमच्छेदित क्षेत्रों में यह इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है और ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र में विशेषकर नदी स्वप्नों ना सोपनों और जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी के में चावल एवं आलू का जो है लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। समझे बात को? तो ये थी पर्वतीय मृदा की क्या विशेषता। समझे बात को? इतना बात क्लियर हुआ? दिक्कत? आगे क्या बोल रहा है देखिए, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, है ना। भूमि का जो उपयोग है समय के अनुसार क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। ठीक है? पहले भी जो है अलग अलग प्रकार से भूमि का उपयोग होता था, अब अलग अलग प्रकार से भूमि का क्या होता है? उपयोग होता है। भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। समझे बात को? ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं ना। किस किस वर्ग में जो है भूमि का जो है उपयोग किया जाता है? तो पहला तो वन के लिए, है ना,
वन विस्तार के लिए भूमि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कृषि अयोग्य बंजर भूमि ना, कृषि अयोग्य बंजर भूमि ना, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि तथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि के लिए किया जाता है। अस्थाई चारगाह या गोचर है ना, चराने वाला भूमि अलग रहता है जिसको ग्रासलैंड बोलते हैं। बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से ना हुआ है। ठीक है। वर्तमान पड़ती भूमि, तो खाली भूमि है। वर्तमान पड़ती के अतिरिक्त वह जो पड़ती भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है, मतलब ऐसा भूमि जहाँ 5 वर्षों तक खेती नहीं हुई है। शुद्ध बोई गई भूमि जहाँ पे अच्छी तरह से क्या होता है, खेती होता है। तो ये सारा जो है निम्न वर्ग जो है ना, भूमि का उपयोग का है। समझे बात को, दिक्कत। आगे देखिए, भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भारत में भूमि कैसा उपयोग करते हैं, भू उपयोग के दो प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला भौतिक कारक और तीसरा मानवीय कारक, है ना, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक कारक में क्या चाहिए, भू आकृति, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, है ना, जलवायु आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा इसमें। समझे बात को। और मृदा के सम्मिलित किया जाता है। जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया गया है। समझे बात को। तो बोलेगा कि भौतिक कारकों में कौन कौन से आते हैं, तो बता दीजिएगा, है ना। क्या बताइएगा, भू आकृति, जलवायु और मृदा। भू आकृति, जलवायु और मृदा। क्या पाइएगा, भू आकृति, जलवायु और मृदा। ना बात क्लियर है, बताइए। आगे देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत, चीन अधिकृत भूमि का जो है भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। क्या बोल रहा है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% जो है भाग क्या है, भूमि का उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है ना। भारत में पशु जो है ना ज़्यादा पाया जाता है, पशु का जो पालन किया जाता है, किंतु अस्थाई चारगाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है ना। गाय भैंस जानवरों को चराने के लिए जो है बहुत कम भूमि भारत में क्या है, उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो है पशुपालन जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता। कहाँ पे, भारत में। समझे बात को। वर्तमान में पड़ती के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक, है ना, अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% जो है भूमि ही कृषि योग्य रहेगी। समझे बात को, दिक्कत। आगे देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्य पर्याप्त विविधता है ना, मतलब अच्छी तरह से खेती करने में भी सभी राज्यों का क्या है, अलग अलग डेटा है। बात करें, जैसे पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पे क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। पंजाब हरियाणा का जो कुल भूमि का जो है 80% भाग पे खेती किया जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। जहाँ पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में कितना 80% भाग पे खेती किया जाता है, फिर वही मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे क्षेत्रों में 10% भाग पे क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार आच्छादित है। ठीक है। क्या होना चाहिए, 33% पे वन विस्तार होना चाहिए किसी भी देश के पर्यावरण संतुलित रखने के लिए, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्र वन नीति 1952 भी बनाया गया है ना। सरकार जो है इस निर्धारित सीमा को क्या करना चाहती है, छूना चाहती है, पर आज भी 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है। सिर्फ कितना, 20% भूभाग पर क्या किया है, वन का विस्तार किया जा सका है, जो पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। कितना परसेंट कम है, बहुत कम है। समझे बात को, दिक्कत। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के स्रोत भी है ना। वन को देखने के साथ साथ लोग का जो कामकाज भी देखना है कि कहीं कहाँ रहेंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे। बंजर भूमि एवं गैर कृषि प्रयोजन कार्यों में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में क्या कर रही है, मदद कर रही है ना। और पथरीली चट्टानों, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर है, तो इस भूमि पर संस्कृति एवं
गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मतलब जो है जैसा जो है जिस हिसाब से ज़मीन का यूज़ करना चाहिए वैसे यूज़ नहीं कर पा रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन मतलब रेल, सड़क ये सब जो है का विकास, उद्योग धंधों की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थ का निवाटन, है ना? भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग करता है एवं इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की कली छाया पड़ने लगी है। देख रहे हैं भूमि का जो विस्तार है, कितना भूमि का जो उपयोग है ना? कितना अलग है पूरे भारत में। समझे बात को? और सभी जगह कौन-कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये कोई दिक्कत? आगे देखिए। भू संरक्षण, है ना? भू क्षरण और भू संरक्षण। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है ना? मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा क्या करना? स्थानांतरित होना मतलब हटना वहाँ से, है ना? यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और सामुद्रिक लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। समझे बात को? ये जो है प्राकृतिक कारकों द्वारा होता है क्या? भूक्षरण। क्या होता है? भूक्षरण होता है। गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर संकलित हो जाती है। पर्यावरणीय समस्याओं से जलवायु परिवर्तन, भू तापमान जैसी भयावह स्थितियाँ पैदा हो रही है। और ये सारा जो प्रॉब्लम है ना हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है पर्यावरणीय समस्या के कारण जो है ना भूक्षरण ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? भूक्षरण ज़्यादा हो रहा है। किसके कारण से? पर्यावरणीय समस्या के कारण से। समझे बात को? समझ में आया बात को? देखिए, तो जो पर्यावरणीय समस्या के कारण जो है भूक्षरण ज़्यादा हो रहा है, यानी सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है। समझे बात को? तो दिक्कत और जो है जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं स्थानांतरित संगठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपर्दनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा से भी मृदा का जो कटाव होकर अनवालिका के माध्यम से किसी खड़ या घाटी में जमा कर किया जाता है। ज़्यादा बारिश होगा तो बहा के ले जाएगा मिट्टी को, किसी खाड़ी उड़ी में क्या कर देगा? डाल देगा। ये बात को भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है और ये निम्नलिखित है ना निम्नलिखित हो गए हैं। समझे बात को? तो दिक्कत बताइए। तो ये भूक्षरण था। भू संरक्षण आगे पढ़ेंगे। भूक्षरण मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन। और भू संरक्षण मतलब होता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है कि जो है मिट्टी का जो ऊपरी सतह क्या होता है किसी कारणवश बह जाता है। समझे बात को? तो उसको भूक्षरण बोलते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मतलब उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे बचाया जाए, उसी को बोलते हैं भू संरक्षण। आगे देखिए क्या बोल रहा है? इस निम्नलिखित भूमि का 28% क्षेत्र के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जल अंतर्गत है। ठीक है? शेष क्षेत्र या तो लवणीय या क्षारीय स्थिति में है। कौन सा स्थिति में है? लवणीय या क्षारीय स्थिति। ठीक है? या मानव क्रियाकलाप से निम्नलिखित हो गए हैं। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भूमि निम्नीकरण का जो है मेन कारण क्या है तुम्हारा? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, है ना? ज़्यादा हम पेड़ काट रहे हैं, इसके कारण से क्या होता है ना? आपका भूमि निम्नीकरण होता है। तो दिक्कत तो ये सारे प्रॉब्लम के चलते क्या हो रहा है? भूमि निम्नीकरण हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? है ना? लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। समझे बात को? लैंड डिग्रेडेशन बोला जाता है। आगे देखिए। खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है ना? इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है ना? भूमि निम्नीकरण हुआ है और उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इसी प्रकार जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को क्या किया है? कुप्रभावित किया है। ये सब जो है मेन कारण है भूमि निम्नीकरण का। ठीक है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से जलांतरता की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। ठीक है? दिक्कत भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट, है ना? मृदावर्तन, मूर्ति निर्माण में चूना पत्थर, खड़िया, है ना? खाड़िया सिलखड़ी के पसीने से जो है वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाते हैं, धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाते हैं और मृदा के
जल अवशोषण की क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मिट्टी को जमने के कारण जो है जल अवशोषित नहीं हो पाता मिट्टी में, ठीक है। भोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल दोनों को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। दिक्कत तो ये सारा जो है भूमि निम्नीकरण का क्या है, मेन कारण है। आगे देखिए, देखिए अब जितना भी हम लोग चैप्टर पढ़े उससे संबंधित प्रश्न देखिए। क्या बोल रहा है, संसाधन की संकल्पना क्या है। तो संसाधन के साधन, संसाधन वे साधन है या सेवाएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करती है, मतलब पूरा करती है। इनमें तकनीकी ज्ञान संस्थाओं का सहयोग आवश्यक होता है। तो संसाधन की संकल्पना क्या है, ये बात क्लियर है, इसको लिख लीजिएगा, है ना। आगे देखिए, किसी देश की समृद्धि किस पर निर्भर करती है। तो किसी देश की समृद्धि देश में उपलब्ध संसाधन के उचित उपयोग पर निर्भर करती है। संसाधन भले ही आपके जो देश में है उपलब्ध हो, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें, उपयोग कैसे कर रहे हैं, है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा से उपयोग नहीं कीजिएगा तो आपका देश का विकास नहीं होगा, और अच्छा से उपयोग कीजिएगा तो देश का विकास होगा। आगे क्या बोल रहा है, भूमि को प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है। क्योंकि भूमि को प्राकृतिक संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकृतिक द्वारा प्रदान किया जाता है ना। भूमि कौन देता है, नेचुरल चीज देता है ना। कौन देता है, नेचर आपको प्रोवाइड करता है लैंड। समझे बात को, आप अपने से तो भूमि बनाते नहीं है कि यहाँ घर में मिक्सी लिए भूमि बना दी उसमें डाल के मसाला, ऐसा तो होता नहीं है। भूमि आपको कौन प्रोवाइड करता है, नेचर प्रोवाइड करता है। समझे बात को। दिक्कत, भूमि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है ना। भूमि संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उस पर निवास करते हैं और हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही होती हैं। जितना भी आर्थिक क्रियाएं है क्या होती है, भूमि पर होती है। तो दिक्कत बताइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। इतना बात क्लियर हुआ। भूमि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस पर निवास करते हैं और आर्थिक क्रियाएं करते हैं। भूमि पर कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, ये भी कोई पूछे वाला बात है। भूमि पर कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार आदि आर्थिक क्रियाएं होती है। तो दिक्कत, आगे देखिए, भूमि संसाधन की एक विशेषता क्या है। नहीं जी क्वेश्चन, भूमि संसाधन सीमित है ना। ऐसा थोड़ी कि भूमि बढ़ रहा है ना, जितना है उतने रहेगा, सीमित है, लिमिटेड अमाउंट में है। इसका सावधानी पूर्वक एवं नियोजित उपयोग आवश्यक है, ऐसे उसका उपयोग करना है। समझे बात को। दिक्कत, संसाधन के उपयोग में किसका सहयोग जरूरी होता है, बताइए। संसाधन के उपयोग में किसका सहयोग जरूरी होता है। संसाधन के उचित उपयोग में तकनीकी ज्ञान और संस्थाओं का सहयोग जरूरी होता है ना। तकनीकी ज्ञान और संस्थाओं का उपयोग क्या होता है, सहयोग जरूरी होता है। भूमि संसाधन को मौलिक संसाधन क्यों कहा गया है, क्योंकि अधिकांश आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होती है। समझे बात को। भूमि मौलिक संसाधन इसलिए कहा गया है क्योंकि भूमि संसाधन पे जितना भी आर्थिक क्रियाएं हैं इसी पे होती है। दिक्कत, भूमि के व्यापक उपयोग के बावजूद इसे सीमित संसाधन क्यों कहा गया है, क्योंकि भूमि की मात्रा सीमित ही है, लिमिटेड अमाउंट में, और इसका अनियंत्रित उपयोग भविष्य के लिए संकट पैदा कर सकता है। समझे बात को। अगर भूमि को हम अच्छे से उपयोग नहीं करें तो फ्यूचर में क्या करेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भूमि का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। भूमि का उपयोग सावधानीपूर्वक और नियोजित ढंग से करना चाहिए ताकि वह विविध उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तो जो है हम नियोजित ढंग से क्या करेंगे और सावधानीपूर्वक यूज करेंगे तो हमारे बहुत सारे उद्देश्य क्या करेगा, पूर्ति करेगा। भूमि संसाधन से संबंधित प्रश्न देखिए, ये पीछे वाला लिख लीजिएगा, पीछे वाला लिख लीजिएगा। और भूमि के कौन कौन से भौतिक स्वरूप है, तो पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ, है ना। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर मैदान है और उनका क्या उपयोग है। तो भारत में 43% भूमि पर मैदान है जो कृषि एवं उद्योग के लिए क्या है, उपयोगी है। भारत का कितना भूभाग पर्वतीय है और इसका क्या महत्व है। तो भारत का 30% भाग पर्वतीय है और यह नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, पर्यटन के लिए अनुकूल और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। समझे बात को। दिक्कत, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलिए हाँ कि ना। हाँ, ठीक। भारत में पठार जो है क्षेत्र कितने प्रतिशत और इनमें क्या संचित है। तो भारत में 27% भूभाग पर पठार है जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा संचित है। मृदा निर्माण से संबंधित प्रश्न, मृदा किसको कहते हैं, पृथ्वी की असंगठित पदार्थों से बनी सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। सबसे आसान डेफिनेशन ना। मृदा क्यों महत्वपूर्ण है, मृदा पौधों के विकास का माध्यम है। मृदा क्या चीज है, पौधों के विकास का माध्यम है, जीव समुदाय का जो है पोषण करती है और आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। समझे बात को। मृदा निर्माण में कितना समय लगता है, तो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो लिख लीजिएगा। आगे देखिए, मृदा निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है। तो
यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है ना। क्या है? धीमी और जटिल प्रक्रिया जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया है, समय लगता है। समझे बात को? मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक भूमिका निभाते हैं? तो तापमान परिवर्तन, जल, पवन, हिमनद, अपघटन, जैविक रासायनिक परिवर्तन जो है ना, भूमिका निभाते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? उचाच्व, मूलशैल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज खंड, समय। ये सब पहले पढ़ा दिए हैं। समझे बात को? भारत में कितने प्रकार की प्रमुख मृदाएं पाई जाती है? तो 6 प्रकार है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। मृदा किन गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो रंग, गठन, गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर क्या किया जाता है? इसका जो है विभाजन किया जाता है। मृदा नष्ट होने पर क्या प्रभाव होता है? तो मृदा नष्ट होने पर से संपत्ति और संस्कृति दोनों का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। मृदा किस प्रकार का संसाधन है? तो मृदा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बोलते क्वेश्चन आएगा, आ गया। ह्यूमस किस प्रकार का पदार्थ है और यह किसमें भाग लेता है? तो ह्यूमस एक जैव पदार्थ है और यह मृदा निर्माण में भाग लेता है। समझे बात को? जलोढ़ मृदा। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना हुआ है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। जलोढ़ मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं बताइए? तो बालू, सिल्ट और मृत्तिका। बालू, सिल्ट और मृत्तिका। आगे देखिए, जलोढ़ मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बांगर है, तो पुराना जलोढ़ बोला जाता है। खादर है, जिसको नवीन जलोढ़ बोला जाता है। जलोढ़ मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो पोटास, फास्फोरस, चूना, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की है ना कमी होती है। तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटास, फास्फोरस, चूना और नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। दिक्कत, ये तीनों तत्व पाए जाते हैं और ये दोनों तत्व की कमी होती है। जलोढ़ मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, है ना। तारा भूमि क्या है? तो उत्तर बिहार की बालू प्रधान जलोढ़ भूमि जो है मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसी को क्या बोलते हैं? तियारा भूमि बोलते हैं। आगे देखिए, काली मृदा किसको बोलते हैं? देखिए, काली मृदा किसको बोलते हैं? तो जो है काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर या काली कपासी। रेगुर या काली कपासी मृदा। काली मृदा किस चट्टान से बनी? तो बेसाल्ट, लावा चट्टान। काली मृदा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। समझे बात को? आगे देखिए, काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? बताइए, काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, फास्फोरस की कमी होती है। ये सारे तत्व पाए जाते हैं और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। काली मृदा की क्या विशेषता है? यह नमी को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। कैसी को? नमी को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? लौह वंश की उपस्थिति कारण। किसी कारण? लौह वंश की उपस्थिति कारण। पीला रंग कैसे प्राप्त होता है? जल योजन की प्रक्रिया के बाद। पीला रंग कैसे प्राप्त होता है ना? पीला मृदा में पीला रंग कैसे प्राप्त होता है? जल योजन की प्रक्रिया के बाद। लाल एवं पीली मृदा किस प्रकार की चट्टानों से बनी होती है? तो ग्रेनाइट और नीस जैसी अगण्य चट्टान। ग्रेनाइट और नीस जैसी अगण्य चट्टान। आगे देखिए, इस मृदा के उत्पादन कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो उर्वरक और सिंचाई द्वारा, है ना। लाल और पीली मृदा का जो है कैसे बढ़ाया जाता है उत्पादकता? तो उर्वरक और सिंचाई के द्वारा। इनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फल। लिट्राइट मृदा। देखिए, लिट्राइट का शब्द का अर्थ क्या है? किस भाषा से लिया गया? तो अर्थ जो है ईट होता है और ग्रीक भाषा से लिया गया है। लेट्राइट अर्थ जो है, लेट्राइट का अर्थ क्या होता है? ईट होता है। ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। लैटर। लेट्राइट मृदा कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में। लेट्राइट मृदा का रंग कैसा होता है और क्यों? तो लाल, क्योंकि इसमें जो है एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड होते हैं, है ना। आगे देखिए, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो चाय, कॉफी, काजू। लेटराइट मृदा किस प्रक्रिया से बनती है? तो तीव्र निच्छालन। तीव्र निच्छालन। छालन एक प्रक्रिया है जिसमें जो है जल अपने साथ घुलनशील पदार्थों क्या लेता है? बहा ले जाता है। आगे देखिए, मरुस्थलीय मृदा, है ना। मरुस्थलीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब। इस मृदा की मुख्य विशेषता क्या है? शुष्क, बालूयुक्त, ह्यूमस रहित और कम उपजाऊ। किस प्रकार की फसलें सिंचाई से इस मृदा में उगाई जा सकती है? तो कपास, चावल और गेहूं। कपास, चावल और क्या? गेहूं। कोई दिक्कत? बताइए, कपास, चावल और क्या? गेहूं। समझे बात को? कोई दिक्कत? आगे देखिए, पर्वतीय मृदा किसको बोलते हैं? पर्वतीय मृदा किन क्षेत्रों में मिलती है? तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है और वन होता है। यह मृदा कैसी होती है? अपरिपक्व, मोटे कण वाली और अम्लीय होती है। पर्वतीय मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है?
तो ढलानों पर फल उगाया जाता है, नदी घाटों में चावल और आलू। भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो भूमि उपयोग से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसमें मानव विभिन्न उद्देश्य के लिए भूमि का प्रयोग करता है, जैसे कृषि, वानिकी, आवास, उद्योग आदि, उसी क्या बोलते हैं? भूमि उपयोग बोलते हैं। भूमि उपयोग के कितने प्रमुख प्रकार हैं? कोई चार लिखिए। तो भूमि उपयोग के प्रमुख प्रकार है वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कृषि गैर कृषि कार्य हेतु भूमि और स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। दिक्कत, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से लगभग 93% भाग का ही क्या है? भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक में क्या क्या है? भू आकृति, जलवायु, और मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, परंपरा। भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? भारत में वर्तमान भारत में केवल 54% जो है भूमि ही कृषि योग्य है। ठीक है। शुद्ध बोई गई भूमि किन राज्यों में सबसे अधिक और सबसे कम है? तो सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा में लगभग 80%, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, 10%। वन विस्तार का वांछित प्रतिशत कितना है और भारत में वर्तमान में कितना है? ठीक है। तो वांछित वन विस्तार 33% है और वर्तमान वन विस्तार कितना है? लगभग 20%। ठीक है। और चारगाह की भूमि कम होने से किस पर प्रभाव पड़ा है? तो चारगाह की भूमि कम होने से पशुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूक्षरण किसको बोलते हैं? तो मृदा का अपने स्थान से हटकर अन्यत्र चले जाना भूक्षरण कहलाता है। यह पवन, जल, हिम, समुद्र की लहरों आदि द्वारा होता है। ठीक है। भूक्षरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। भारत में भूक्षरण से कितनी भूमि प्रभावित हुई है? तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है भूक्षरण से क्या हुई है? प्रभावित हुई है। भू निम्नीकरण के मानवीय कारण कौन कौन से हैं? तो वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, अधिक सिंचाई, खनिज उद्योग का प्रदूषण। दिक्कत, आगे देखिए, अति सिंचाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो अति सिंचाई से जलाक्रांत, वाटर लॉगिंग हो जाता है, इस कारण जो है भूमि लवणीय और क्षारीय हो जाती है। खनिज आधारित उद्योग से भूमि किस प्रकार प्रभावित होती है? तो धूल भूमि पर जम जाती है और जल अवशोषण क्षमता घट जाती है। उद्योग के अपशिष्ट पदार्थ भूमि व जल को प्रदूषित करते हैं। इस राज्य में खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और क्या? मध्य प्रदेश। समझे बात को? वनोन्मूलन से किस राज्य में भूमि निम्नीकरण हुआ है? उड़ीसा। अति पशुचारण से भूमि निम्नीकरण किन राज्यों में हुआ है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अति सिंचन से भूमि निम्नीकरण किन राज्यों में हुआ? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मृदा के शुष्क होने से किस प्रकार का भूक्षरण होता है? तो शुष्क मृदा प्रकृति के अपर्दनकारी कारकों जैसे हवा द्वारा भूक्षरित हो जाती है। जल के तेज प्रवाह से किस प्रकार का भूक्षरण होता है? तो जल के तेज वर्षा से मृदा कट जाती है और अवन नलिका द्वारा घाटियों में जमा हो जाती है। खनन के बाद भूमि पर क्या दुष्प्रभाव होता है? तो खनन खाइया बन जाती है, मालवा फैलता है और भूमि अनुपयोगी हो जाती है। तो दिक्कत बताइए यहाँ की ना? कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। आगे देखिए, है ना? कितना बात क्लियर हुआ? बोलिए हाँ कि ना? कितना बात क्लियर है? यस और नो? देखिए, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, है ना? जितना जी क्वेश्चन था वो सारा लगभग हम बता ही दिए हैं आपको, है ना? तो रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्लास में सुनेंगे आपसे, ऑफलाइन क्लास में। कल भी सुबह सुन सकते हैं। कल तो संडे है ना, मंडे को सुबह में सुन सकते हैं अगर कल क्लास सुबह में नहीं हुआ तो। ठीक है। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।